नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार है और आज हम जनसंचार माध्यमों में क्षेत्रीय भाषाओं में लेखन विषय पर बात करेंगे। संचार व्यक्ति के जीवन को निरंतर सभ्य एवं शिक्षित बनाने का कार्य करता आया है। पूर्व समय में भी व्यक्ति संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया करते थे। आज संचार के अनेक नए आधुनिक माध्यम आ गए हैं, किंतु मोटे तौर पर अगर हम समझें तो संचार भावना तथा अभिव्यक्ति के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले दोनों की एक अहम भागीदारी होती है। एक के अभाव में यह संभव नहीं है। इस अर्थ में संचार अंतर क्रियात्मक अर्थात इंटरैक्टिव प्रक्रिया है। जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं। जनमानस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जनसंचार के अगर माध्यमों की हम बात करें तो उनमें सबसे पहला माध्यम आता है मुद्रित अर्थात प्रिंट माध्यम, दूसरा रेडियो, तीसरा टेलीविज़न और अभी नया जिसको कि हम नया मीडिया भी कहते हैं वो है इंटरनेट। मुद्रित अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, रेडियो क्योंकि एक श्रव्य माध्यम है वह सुनने के लिए, टीवी दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम है इसलिए टीवी देखने और सुनने दोनों के लिए, और इंटरनेट सभी माध्यमों का एक मिलन स्थल के रूप में हम देखते हैं जहां हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं एवं उसको पढ़ भी सकते हैं। आइए अब हम जनसंचार के मुद्रित माध्यम के बारे में थोड़ी बात करें। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित सबसे पुराना माध्यम माना जाता है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। हालांकि मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ, लेकिन वह धीरे धीरे पश्चिमी देशों में पहुंचा, जहां जर्मनी में गुटेनबर्ग ने छापा खाने की खोज की। इसके पश्चात पश्चिमी देशों में एक बौद्धिक क्रांति आ गई, जब क्षेत्रीय भाषाओं में सूचनाएं आम लोगों तक पहुंचने लगी। भारत में यह सन 1556 में आया और गोवा में पहला छापाखाना शुरू हुआ। उसके पश्चात हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने कई जगहों पर छापे खाने की शुरुआत की। बाद में भारतीय लोग भी प्रकाशन से जुड़े और यह एक स्वतंत्रता प्राप्ति में, स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्र, खास करके क्षेत्रीय समाचार पत्रों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। आइए अब हम क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी जानें। भाषाई पत्र पत्रिकाओं का अर्थ होता है देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र। इन्हें क्षेत्रीय अखबार भी कहते हैं। भारत में लगभग 100 से अधिक बोलियों, भाषा, उपभाषा में संचार संबंधी गतिविधियां होती हैं, लेकिन मूल रूप से अगर हम देखें तो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन 16 मुख्य भाषाओं में ही होते हैं। लेखन शैली एवं प्रस्तुतिकरण के लिहाज से भाषाई पत्र पत्रिकाएं अंग्रेजी समाचार पत्रों से थोड़े अलग होते हैं। आज़ादी के समय देश में लगभग 3500 प्रकाशन होते थे। 50 सालों में ही अगर हम देखें तो प्रकाशनों की संख्या में 12 गुना वृद्धि हो गई और 1997 में यह बढ़कर लगभग 42,000 हो गई। आज के दौर में अगर हम प्रकाशनों की संख्या देखें तो वह 1 लाख से भी थोड़ा ज़्यादा है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि आज़ादी से लेकर आज तक भाषाई समाचार पत्रों ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। आइए अब हम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट माध्यम में लेखन विषय पर बात करें। किसी समाचार को लिखने या कहने का वह तरीका है जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं को सबसे पहले बताया जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व के क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। आइए अब हम लेखन प्रक्रिया के बारे में बात करें। समाचार लेखन में एक जो शैली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसका ख्याल रखना चाहिए वह है उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन को
मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला मुखड़ा या इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा निष्कर्ष या समापन। मुखड़ा या इंट्रो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुखड़ा या इंट्रो समाचार का पहला पैराग्राफ होता है, जहां से कोई समाचार शुरू होता है। मुखड़े के आधार पर ही समाचार की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। एक आदर्श मुखड़ा में किसी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना को साझा किया जाता है और उसे किसी भी हालत में 35 से 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी मुखड़े में मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों और कैसे हुआ। एक आदर्श मुखड़े में सभी 6 ककारों का जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम सभी मुखड़ों का जवाब देने की बजाय हम एक मुखड़े को ही प्राथमिकता दें, ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें कि हम सभी ककारों की बजाय सिर्फ 1 या 2 ककार को ही महत्ता दें और उसी का जवाब दें। दूसरा हिस्सा होता है बॉडी। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड लेखन शैली में मुखड़े में उल्लिखित तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण समाचार की बॉडी में होती है। किसी समाचार लेखन का आदर्श नियम यह होता है कि किसी समाचार को ऐसे लिखा जाए जिससे अगर वह किसी भी बिंदु पर समाप्त हो जाए तो उसके बाद के पैराग्राफ में ऐसा कोई तथ्य नहीं रहना चाहिए जो उस समाचार के बचे हुए हिस्से की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस ककार से हम अपनी खबर को शुरू करते हैं उन्हीं ककारों की व्याख्या बॉडी में होनी चाहिए। अपने किसी भी समापन बिंदु पर समाचार को पूर्ण, पठनीय और प्रभावशाली बनाना चाहिए। समाचार की बॉडी में 6 ककारों में से 2 क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश तो ज़रूर ही की जानी चाहिए। कोई घटना कैसे हुई और क्यों हुई, यह जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि, परिप्रेक्ष्य और उसके व्यापक संदर्भों को खंगालने की कोशिश भी की जानी चाहिए। इसके जरिए ही किसी समाचार के वास्तविक अर्थ और असर को स्पष्ट किया जा सकता है। खबर का तीसरा यानी कि अंतिम हिस्सा होता है निष्कर्ष या समापन। समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न सिर्फ उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हों, बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच के तारतम्यता भी उसमें होनी चाहिए। समाचार में तथ्यों और उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उससे पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी हो। आइए अब हम जनसंचार के श्रव्य माध्यम अर्थात रेडियो के बारे में बात करें। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जिससे ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख हैं। रेडियो मूलतः एक रेखीय यानी कि लीनियर माध्यम है। क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो कार्यक्रमों की शुरुआत आकाशवाणी ने ही की। आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय, दूसरा क्षेत्रीय और तीसरा स्थानीय। अगर हम राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बात करें तो आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1 घंटे हिंदी एवं 1 घंटे अंग्रेजी में समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के अन्य विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। क्षेत्रीय कार्यक्रमों की अगर बात करें तो आकाशवाणी का क्षेत्रीय केंद्र मुख्यतः राज्यों की राजधानियों में स्थापित होता है। प्रत्येक राज्य में अनेक भाषा व संस्कृतियों का समावेश है। ये केंद्र हमारे देश की क्षेत्रीय संस्कृति को उभारने का लक्ष्य ध्यान में रखकर ही कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं और यही कारण है कि वह क्षेत्रीय भाषाओं में ही अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। तीसरा हिस्सा है स्थानीय कार्यक्रम। आकाशवाणी श्रोताओं की भिन्न भिन्न ज़रूरतों को ध्यान में रखकर देश के विभिन्न हिस्सों के छोटे कस्बों को केंद्र में रखकर बड़ी संख्या में FM रेडियो मोड पर रेडियो स्टेशन चलाता है। इस क्षेत्र में प्राइवेट FM चैनल्स की भी भरमार है जो शहरी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार सामुदायिक रेडियो
के लिए भी लाइसेंस प्रदान करती है, जो कि एक क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से प्रसारण करते हैं। ये सभी स्थानीय कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में ही निर्मित होते हैं। प्राइवेट एफएम चैनल्स में भी स्थानीय भाषा का प्रभाव होता है और उनका प्रयोग स्क्रिप्ट में जानबूझकर किया जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ाव महसूस कर सकें। क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो के लिए लेखन में हम प्रमुख बातों का ध्यान रखते हैं। रेडियो की अपनी एक भाषा होती है जिसे हम संप्रेषण की भाषा कहते हैं। रेडियो लेखक अपनी श्रोता को जानता है एवं उनके बौद्धिक क्षमता के हिसाब से ही लेखन करता है। उसी के अनुसार रेडियो की स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है। रेडियो के लिए स्थानीय भाषा में स्क्रिप्ट लिखते वक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विषय से संबंधित शोध। स्क्रिप्ट लिखने से पहले विषय से संबंधित सभी जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करना जरूरी होता है। स्थानीय भाषा के रूपकों में अपनी बात कहना भी जरूरी होता है। शोध के दौरान स्थानीय लोक संस्कृति को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से ही कार्यक्रम में प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता आती है। दूसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वह है समयावधि। रेडियो प्रसारण की अवधि सीमित होती है, इसलिए विषय को महत्वपूर्ण हिस्सों में विभाजित कर लेना चाहिए ताकि कोई महत्वपूर्ण हिस्सा छूट न जाए। रेडियो पर कोई भी बात बहुत तेज़ या बहुत धीमे बोलने से वह अस्वाभाविक लगता है, इसलिए एक सामान्य गति में ही अपनी बात रेडियो पर कहनी चाहिए। सामान्य रूप से 1 मिनट में हम 100 शब्द बोल सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए समयावधि के अनुसार विषय के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर हमें स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह है विचार सहज एवं बोधगम्य होने चाहिए। विचार कितना भी जटिल क्यों न हो, स्क्रिप्ट लेखक की यह पहली जिम्मेवारी होती है कि वह उसे सरल एवं बोधगम्य बनाए। इसलिए स्क्रिप्ट की भाषा स्थानीय लोगों के अनुकूल हो एवं स्थानीय रूपकों को समेटे हुए हो, इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वह है स्क्रिप्ट का स्टाइल, जो कि हमेशा हमें स्क्रिप्ट लेखन में बातचीत की शैली के स्टाइल को ही अपनाना चाहिए। स्क्रिप्ट का स्टाइल ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि आप सीधे अपने श्रोता से बात कर रहे हों। बनावटी भाषा से बचते हुए स्थानीय मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, इससे संप्रेषण आसान हो जाता है। पांचवी बात जो हमें ध्यान रखनी है वह होती है स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग करें। स्क्रिप्ट को अत्यधिक तथ्यों एवं आंकड़ों में बोझिल नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा करने से निरस्ता आती है। जरूरी तथ्यों एवं आंकड़ों को ही साझा करते हुए स्थानीय उदाहरणों एवं संस्मरणात्मक प्रसंगों को हमें उपयोग करना चाहिए। इससे कार्यक्रम में आत्मीय बोध होता है। छठी बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वह है वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचें। कई बार जिस विषय पर कार्यक्रम है उस पर अधिक जोर देने के लिए लेखक बार बार विषय से जुड़े मुख्य बातों को श्रोता से साझा करना चाहता है। ऐसा करने के क्रम में कई बार वह वाक्यों एवं मुहावरों को दोहराने लगता है और उसकी संभावना भी कई बार बनती है। अगर इसकी ज़रूरत हो भी तो लेखक को उसी विचार को दोबारा रखने के लिए अलग तरीके से अलग शब्दावली का प्रयोग कर लोगों को बताना चाहिए। इससे स्क्रिप्ट में रोचकता बनी रहती है। आइए अब हम जनसंचार के दृश्य श्रव्य माध्यम अर्थात टेलीविज़न के बारे में बात करें। टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। यह रेडियो की भांति एक रेखीय माध्यम है। हालांकि टेलीविज़न में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का महत्व अधिक होता है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। अतः टेलीविज़न में समाचार लेखन की प्रमुख बात दृश्य के साथ लेखन है। आइए अब हम क्षेत्रीय भाषाओं में टीवी समाचार चैनल्स के बारे में बात करें। सूचना प्रसारण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार टेलीविज़न क्षेत्र पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में टीवी चैनलों की कुल संख्या 892 है, जिनमें से 380 से अधिक चैनल
समाचार चैनल होने का दावा करते हैं। उन समाचार चैनलों में से प्रत्येक 10 चैनल दक्षिण भारतीय भाषाओं में अर्थात तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम में है। हालांकि 40 हिंदी समाचार चैनल्स भी हैं। अभिप्राय यह है कि टीवी पत्रकारिता में क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा है। क्षेत्रीय भाषाओं में टीवी चैनल की एक कहानी है। मुख्य धारा के चैनल जो कि प्रमुखतः हिंदी भाषी क्षेत्र में देखे जाते हैं वह सीमित संख्या में है, जबकि क्षेत्रीय समाचार चैनलों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि देखी गई है। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने दोनों का माध्यम है, और इसके लिए समाचार या स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखाए जाने वाले दृश्यों के अनुकूल हों। अभी तक हमने रेडियो और प्रिंट माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे के लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर खबर बुनी जानी है। टीवी समाचार के विभिन्न चरण हैं। अगर हम उन चरणों को जान लें तो लेखन भी हम समझ लेंगे, क्योंकि हर चरण में लेखन बदलता जाता है। हालांकि समाचार लिखने की बुनियादी जो बात है वह है उल्टा पिरामिड स्टाइल, जिसमें महत्वपूर्ण बात इंट्रो में कही जाती है, फिर उसका विस्तार समाचार के दूसरे हिस्से अर्थात कि बॉडी में की जाती है, और अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। लेकिन हर माध्यम का अपना एक चरित्र होता है, और इसी के कारण समाचार को प्रस्तुत करने एवं स्क्रिप्ट लिखने का तरीका बदल जाता है। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना होता है ताकि वह दूसरे दृश्य से जुड़ सकें, इसमें निहित अर्थ को सामने ला सके, ताकि खबर के सारे आयाम ठीक से दर्शकों के सामने आ सकें। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक शैली आप देखते होंगे। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर शिमला में हो रही बर्फबारी। इसमें लेखक को आसानी इसमें होती है कि बिना किसी मुश्किल एवं कल्पनाशीलता के जैसा दृश्य में दिख रहा है उसको ही वाक्य में बोल दिया जाए। लेकिन इस प्रकार के लेखन में शब्दों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। दर्शक जो देख रहे हैं उसको शब्दों में बयां करना इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर इसमें कल्पनाशीलता को ध्यान में रखकर लेखन किया जाए तो यह उन्हीं दृश्यों को बड़े मायने प्रदान कर सकता है। जैसे शिमला में रुके हुए हजारों सैलानी आज खुशी से झूम उठे जब उन्हें उसका दीदार हो गया जिसका दीदार करने के लिए हजारों किलोमीटर का फासला तय करके वह शिमला आए हैं। इस प्रकार के लेखन से स्क्रिप्ट में रोचकता आती है। इसके अतिरिक्त टीवी लेखन में कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे वाक्य छोटे होने चाहिए, वाक्यों में एक तारतम्यता होनी चाहिए, प्रचलित शब्दों एवं सटीक उच्चारण वाले शब्दों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे स्थानांतरण जैसे शब्दों से बचते हुए हमें उसकी जगह तबादला शब्द का यूज करना चाहिए। पंक्ति की जगह हमें कतार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की लेखन से टीवी समाचार लोगों को आसानी से समझ में आएगा और रोचक बनेगा। समाचार माध्यमों में एक नया माध्यम जो जुड़ा है वह है न्यू मीडिया अर्थात इंटरनेट। इंटरनेट माध्यम आने के बाद समाचार पाठक को घंटे 2 घंटे में अपडेट रहने की आदत सी बन गई है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसमें कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। इसके द्वारा हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान तथा निजी व सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेलीविज़न के ज़माने में जहां 1 मिनट में केवल 80 शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते थे, वहीं आज 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। यही इंटरनेट क्रांति है। रेडिफ ने भारत में सबसे पहले वेबसाइट की शुरुआत की थी। वहीं अगर हिंदी की हम बात करें
तो हिंदी में वेब पत्रकारिता वेब दुनिया ने शुरू की। इंदौर के नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। आज तो हर अखबार और टीवी समाचार चैनल्स ने अपने अपने वेब पोर्टल प्रारंभ कर लिए हैं। इसके साथ ही कई समाचार आधारित वेबसाइट स्वतंत्र रूप से भी चलाए जा रहे हैं, अर्थात उनका कोई अखबार या टीवी समाचार चैनल नहीं है। प्रभा साक्षी नाम से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। अगर इंटरनेट पर हम क्षेत्रीय भाषाई पत्रकारिता की बात करें, इंटरनेट के आने से क्षेत्रीय भाषाई पत्रकारिता को तो जैसे पंखी लग गए हैं। देश के लगभग तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार वेबसाइट्स चल रहे हैं। इसके साथ ही यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के आने से कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी अपनी भाषा में सामग्री तैयार कर रहे हैं, जो भाषाई लोगों को लुभा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार इंटरनेट पर क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री में बढ़ोतरी हर साल 30% की दर से हो रहा है। यही कारण है कि गूगल ने भारतीय भाषाओं में अपनी तमाम सेवाओं को प्रदान करना शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय भाषाओं में वेब पत्रकारिता के लिए लेखन में हमें कुछ मूलभूत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेब पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जहां सभी माध्यमों का मिलन होता है। वेब पत्रकारिता में हम पत्रकारीय लेखन के सभी अंगों को समेट कर लेखन करते हैं। यूँ तो इंटरनेट के लिए लेखन में भी उल्टा पिरामिड स्टाइल का प्रयोग होता है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि यह एक ही समाचार को वाक्यों के जरिए, दृश्य के जरिए एवं कथन के जरिए प्रस्तुत करता है, इसलिए इसके लेखन में हमें कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे पहला, त्वरित संवाद। यहाँ पाठक से त्वरित संवाद स्थापित करना संभव होता है, इसलिए खबरों को पाठकों के लिए लाइव करते ही तमाम कमेंट्स आने लगते हैं। उन कमेंट्स में कई बार कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी होती हैं। उसे भी खबर में कैसे जोड़ा जाए, यह भी वेब पत्रकार के लिए एक चुनौती होती है। दूसरी विशेषता जो इंटरनेट की है, वह है खबर की पृष्ठभूमि एवं संबंधित खबरों की प्रस्तुति। समाचार पत्र में जहां खबरों के लिए जगह एक समस्या रहती है, वहीं रेडियो और टीवी में टाइम स्लॉट अर्थात समयावधि की एक समस्या रहती है, क्योंकि खबर को दी गई समयावधि में ही खत्म करना होता है। ऐसे में कई बार खबर की पृष्ठभूमि तथा अन्य संबंधित खबरों को दर्शकों के साथ साझा करना संभव नहीं हो पाता है। वेब पत्रकारिता में यह सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ समयावधि तथा खबरों के लिए जगह की कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए यहाँ खबर की पृष्ठभूमि तथा संबंधित खबरों को हाइपर टेक्स्ट के जरिए सर्वाधिक नवीनतम खबर के साथ जोड़ा जा सकता है। इन सब खूबियों के चलते वेब पत्रकारिता के लिए लेखन थोड़ी अलग हो जाती है। ऐसे में कुछ प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, जिसमें कि महत्वपूर्ण है आकर्षक हेडलाइन। वेबसाइट पर खबरों को एक आकर्षक हेडलाइन देना जरूरी होता है, ताकि पाठक उस हेडलाइन को क्लिक करने के लिए आकर्षित हो। यह वेब पत्रकारिता के व्यवसाय से जुड़ा हुआ मसला भी है। जितने ज़्यादा खबरों को क्लिक मिलता है, उतना ही अधिक विज्ञापन की कीमत होती है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि अपने पाठकों को बड़गलाना नहीं चाहिए। कई बार खबरों में अधिक क्लिक लेने के लिए हम ऐसा हेडलाइन लगाते हैं जिसका खबर से कोई सीधा संबंध नहीं होता। एक अल्प अवधि के लिए हो सकता है कि आपकी खबरों की क्लिक अधिक से अधिक हो जाए, लेकिन दीर्घ अवधि में लोग आपकी वेबसाइट पर आना छोड़ देंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हेडलाइन आकर्षक जरूर हो, लेकिन वह खबर से ही संबंधित हो। एक अन्य बात जो ध्यान देने की होती है, वह है मुख्य बातों को बिंदुओं में बताना। एक शोध के अनुसार कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर पाठकों की खबर पढ़ने की जो शैली है वह बदल जाती है। यहाँ पर वह खबरों को गहराई से पढ़ने की बजाय सरसरी तौर पर मुख्य बिंदुओं को देखना चाहता है। वेब पत्रकार को चाहिए कि वह मुख्य बातों को बोल्ड अक्षर में या बुलेट में प्रस्तुत करे, ताकि आपका पाठक उन प्रमुख बातों को जान जाए। अगली बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वह है लिखी गई खबर एवं दृश्य वीडियो में एक सामंजस्य होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट में हम सभी माध्यमों का प्रयोग करते हैं, इसलिए अगर हम खबर के साथ
फोटो या वीडियो फुटेज लगा रहे हैं तो इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि लिखी गई खबर और दृश्य वीडियो के बीच एक सामंजस्य हो। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी नेता की सभा में भारी भीड़ जमा होने की बात लिख रहे हैं तो उस खबर के साथ जोड़े गए फोटो या वीडियो में भी भीड़ दिखनी चाहिए, तभी वह सभी मिलकर पाठक को एक संदेश दे पाएंगे। अगर लिखे गए शब्द और उस खबर के साथ लगाए गए फोटो या वीडियो अलग अलग संदेश देंगे तो इससे पाठक असमंजस में पड़ जाएगा तथा उसे खबर को पढ़कर कोई निश्चित समझ नहीं बन पाएगी। इसलिए यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उनमें सामंजस्य हो। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वह है इंटरनेट पर आपके वाक्य छोटे होने चाहिए और पैराग्राफ भी छोटा होना चाहिए। अखबार पढ़ने की तुलना में इंटरनेट पर पढ़ने की गति में 25% तक कमी आ जाती है। ऐसे में यह आवश्यक होता है कि हम छोटे वाक्य बनाएं तथा एक पैराग्राफ की लंबाई 3 या 4 लाइन से अधिक न हो, इसका ध्यान रखें। इसके साथ ही हमें एक पैराग्राफ में एक ही विचार की नीति का पालन करना चाहिए। इससे पैराग्राफ बदलने पर आपका पाठक यह जान जाएगा कि अब अगले पैराग्राफ में अलग विचारों को साझा किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो जनसंचार माध्यमों में क्षेत्रीय भाषा का विस्तार हो रहा है। समाचार पत्रों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक पढ़े जाने वाले 10 समाचार पत्रों में 6 समाचार पत्र भाषाई ही हैं। जिस दर से देश में साक्षरता बढ़ रही है उसी दर से अखबारों की भी पहुंच बढ़ रही है। यही कारण है कि क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय संस्करण निकाले जा रहे हैं। ठीक यही स्थिति रेडियो और टेलीविज़न की भी है। ईटीवी जैसी मीडिया संस्थाओं ने हर क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखकर समाचार चैनल की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त रेडियो भी अपने पैर पसार रहा है। इंटरनेट की पहुंच आज गांव-गांव तक है, जिससे न सिर्फ सूचना हर व्यक्ति तक पहुंच रही है बल्कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से इंटरनेट पर सामग्री तैयार भी की जा रही है। डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत भी भारत सरकार का जोर स्थानीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने और उसको साझा करने पर है और उसके लिए जो जरूरी आधारभूत संरचना है उसके निर्माण पर भी सरकार का जोर है। इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट सामग्री निर्माण को बल मिल रहा है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में भी क्षेत्रीय भाषाओं में पठन पाठन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्षेत्रीय भाषा आधारित पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है। धन्यवाद।